आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। जलवायु और मौसम की स्थितियों पर अधिक निर्भरता के कारण कृषि सबसे असुरक्षित क्षेत्रों में से एक है। भारत विश्व के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों में से एक है, जिसकी 1.3 बिलियन जनसंख्या का लगभग 68% भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारक की पहचान करना बेहद जरूरी है। इस दिशा में सॉलिडेरिटी स्वयंसेवी संस्था की तरफ से जलवायु परिवर्तन से कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर भोपाल के होटल मैपल में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कर रहे थे तो उन्होंने यही बात की थी और मैं उसको दोहराऊंगा कि क्लाइमेट चेंज जैसी जो दिक्कतें हैं, जो कि एक वैश्विक समस्या है, वो केवल किसी कक्ष में बैठकर भाषण देने से समाप्त नहीं होगी। वो केवल चंद लोगों का या सरकार की पॉलिसी के रूप में स्थापित होने वाला विषय बनकर यदि उसका निदान होगा तो शायद बहुत रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये विषय आम जन तक और आम घर तक पहुंचाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस विषय को लेकर समाज में नीचे तक जाएं। बहुत कुछ ऐसा होता है क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है, बड़ी होटल में ऐसे सेमिनार होते हैं, मुझे छोड़कर बाकी ऐसे विद्वान जब इकट्ठे होते हैं तो समाज को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, ये बहुत क्लिष्ट विषय है, इस पर बहुत सीधे शायद हमें बात नहीं करना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी सोचता है ना कि मेरी जिंदगी तो सुबह 10 बजे शुरू होती है, शाम को 5 बजे समाप्त हो जाती है, मुझे क्या लेना देना। ऐसा नहीं है। बहुत बार एक बहुत छोटा सा झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति भी शायद क्लाइमेट चेंज ना हो इसके लिए बहुत कुछ योगदान दे सकता है। और मुझे लगता है इसीलिए इस विषय को यदि हमें नीचे तक और इसका सकारात्मक परिणाम निकालना है तो हमें इसको जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के चलते कृषि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इसी विषय पर विश्व में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। देश के भीतर कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती से निपटने के लिए अच्छा काम किया है। सॉलिडेरिटी संस्था की तरफ से जलवायु परिवर्तन से कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भोपाल के होटल मैपल में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कृषि क्षेत्र से जुड़े कई वैज्ञानिकों ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने विचार रखे। संस्था के जनरल मैनेजर डॉक्टर सुरेश मोटवानी ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार कार्बन है। ये जब जमीन के भीतर होता है तो हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन वातावरण में इसके बढ़ते उत्सर्जन से ये नुकसान पहुंचाता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करना पूरे विश्व के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, जो ये जलवायु परिवर्तन शब्द है, क्लाइमेट चेंज जो शब्द है, ये जादुई शब्द बन गया है। जिसे देखो वो उसी की बात कर रहा है। चाहे आप पब्लिक एरिया में बात कीजिए, छोटे से छोटे लेवल के व्यक्ति, चाहे बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट है, सरकारी अधिकारी है, राजनीतिक आदमी है, सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रभाव होगा, इस सब के बारे में डिस्कस करने के लिए यह वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं। वास्तव में समझना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज जो शब्द उपयोग हो रहा है वो कोई नवीन घटना नहीं है कि पहली बार वो हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। एक रेगुलर फिनोमेना रहता है कि क्लाइमेट चेंज काफ़ी सालों में होता रहता है। जब 100 साल हो जाते हैं, अलग अलग तरह का कारणों से होता है। उसमें जो की वर्ड है वो है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी बात हो रही है कि टेम्परेचर जब एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, अलग अलग तरह का जो गैसेस के कारण से, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिसके कारण से वातावरण गर्म होता जा रहा है, तो उसके कारण से क्लाइमेट जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। हर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 सालों में क्लाइमेट चेंज होता हुआ दिख रहा है। इसके जो दुष्प्रभाव हैं और इन दुष्प्रभावों को कैसे रोका जा सकता है या इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, यह की वर्ड है जिसके बारे में हम लोगों ने बात करने का जरूरत महसूस हो रहा था, जिसके कारण से ये वर्कशॉप किया जा रहा है। वैज्ञानिक लेवल पे जब आप बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह के टेक्निकल वर्ड्स, मिटिगेशन, एडाप्टेशन जैसे वर्ड बोल के लोगों की समझ में नहीं आते हैं। दूसरी तरफ जनरल आबादी है, जनरल पब्लिक है, उनको लगता है कि कुछ भी नहीं है, सब हवा हवाई है, बातें हो रही हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हमें बीच का रास्ता समझाना पड़ेगा कि वास्तव में हकीकत है क्लाइमेट चेंज हो रही है। वास्तव में हकीकत है कि इंडिविजुअल लेवल पे, संस्था के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, बिजनेसेस के लेवल पे, हर लेवल पे हम लोगों ने किस तरह से हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना है। की वर्ड है कार्बन।
कार्बन अच्छा है बुरा है दोनों तरह से परिभाषित हो रहा है। कार्बन अगर जमीन में है तो अच्छा है, कार्बन अगर वातावरण में है, पर्यावरण में है, अंतरिक्ष में है तो खराब है। तो ये इस बीच के जो साइंटिफिक जो रिकमेंडेशन है, इम्पैक्ट है, किस तरह से किया जा सकता है, उस पर ये चर्चा हम लोग करने का बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ काफ़ी सारे विशेषज्ञ हैं जिनके पास अलग अलग सब्जेक्ट है, विषय है, जिसके बारे में विस्तृत से बताएंगे। अवधारणा ये है कि इस कार्यक्रम के थ्रू हम लोग लोगों को इस तरह से अलाइन कर पाएँ कि वो समझ पाएँ क्लाइमेट चेंज है, हकीकत है। इसको दूर करने के जो दुष्प्रभाव को दूर करने के जो तरीके हैं वो भी हैं, हमारे हाथ में है। आज समझेंगे तो कल समझेगा, ये वाला फिलॉसफी हम लोग बताना चाह रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते भारत सहित पूरी दुनिया में बाढ़, सूखा, कृषि संकट और खाद्य सुरक्षा, बीमारियां, प्रवासन आदि का खतरा बढ़ा है। लेकिन चूंकि भारत का एक बड़ा तबका लगभग 60% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है और इसके प्रभाव के प्रति सुभेद्य है, इसलिए कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से हमारी मृदा भी अछूती नहीं है। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता ने बताया, मृदा जितनी स्वस्थ होगी हमारी फसलों पर जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव कम होगा। देखिए, जो जलवायु है हमारा, जो भारत में कृषि जो है वो जलवायु पर निर्भर है और मौसम के निर्भरित है उसी में। और हम जो कृषि को एक मतलब सोर्स भी मानते हैं जलवायु का, और जलवायु परिवर्तन से कृषि भी पर भी बहुत इम्पैक्ट रहता है। तो दोनों ही है कि ये सोर्स भी है और उसका इम्पैक्ट भी रहता है। तो इसके अनुसार देखिए, हम लोगों को हमारा जो संस्थान है इस पर बहुत अनुसंधान कर रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका इफेक्ट है। हम देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ड्राउट हो गया, जो ड्राई स्पेल हो गया, ये सब दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे भारत में। तो इसका इफेक्ट हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्रॉप का यील्ड है वो भी चेंज हो रहा है। फार्मर्स भी अपना जो सोइंग टाइम है उसको मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा उसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को जो मृदा का स्वास्थ्य है उस पर हम लोगों को, हमारा जो अनुसंधान है उस पर जोर दे रहा है कि मृदा का स्वास्थ्य हम अगर बरकरार रखें और बनाए रखें तो इससे हम जलवायु परिवर्तन को बहुत हद तक उसका निवारण कर सकते हैं। तो मृदा का स्वास्थ्य इस तरह से संबंधित है कि हम जितना भी उसमें जैविक खाद डालें, ऑर्गेनिक कार्बन उसमें इम्प्रूव होता है, तो उसमें जो सॉइल का जो रेजिलियंस है वो बढ़ता है। और जो जब सॉइल का रेजिलियंस बढ़ता है क्लाइमेट चेंज के प्रति, तो एक क्रॉप का जो यील्ड है, उत्पादन है, वो बढ़ता है। तो फार्मर का लाइवलीहुड वो भी इम्प्रूव होता है। और जो समस्त हम बोलते हैं कि जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है कि हमारा मृदा का स्वास्थ्य सही हो रहा है, हमारा मनुष्य का स्वास्थ्य सही होगा, इससे हमारे जो पशुधन है उसका स्वास्थ्य सही होगा, और जो जलवायु है उसका भी हमारा स्वास्थ्य सही होगा। तो ये जो समस्त एक वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है ये पूरा लेके चलता है। तो अगर इसके संदर्भ में देखें कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो तो हमारे संस्थान ने बनाए हैं, लेकिन उसका स्केलेबिलिटी के लिए हमारा कहीं ना कहीं हमको अभी अगर देखा जाए तो हमारा जो संरक्षित खेती पर जोर दिया जा रहा है, हमें फसल अवशेष को नहीं जलाना चाहिए, उस पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग हुई है। उसके बावजूद तो फिर कहीं ना कहीं वो जो फार्मर का जो अवेयरनेस हो गया, जागरूकता हो गया, वो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजिकल गैप्स आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व कृषि इस सदी में गंभीर गिरावट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अनुसार
वैश्विक कृषि पर जलवायु परिवर्तन का कुल प्रभाव नकारात्मक होगा। भारत में 2010 से 2039 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 4.5% से 9% के बीच उत्पादन के गिरने की संभावना है। जरूर इस दिशा में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। हम लोग जो प्रयास करते हैं वो बेसिकली इंजीनियरिंग पे करते हैं, नए औजार बनाते हैं और किसानों की आय बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है, उपज बढ़ती है, वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन अगर उसी को प्रोसेस करके बाज़ार में लाया जाए तो उससे उनकी आय काफ़ी बढ़ जाती है। अब जैसे आज का जो थीम है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का है, तो इस दिशा में कई मशीनें बनी हैं यहाँ CII भोपाल में, जिनके प्रयोग से हम जो क्लाइमेट की वैगरीज आती हैं, जो जलवायु की वो ज़्यादा या कम होता है, उसके प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। इस दिशा में बहुत सारी मशीनें बनी हैं। मध्य प्रदेश में मेन जो है वो खरीफ के बाद रबी की क्रॉप ली जाती है। उसमें रबी में गेहूँ मेनली लिया जाता है, लेकिन अगर अतिवृष्टि हो जाए तो उसमें दिक्कत होती है, सूखा हो जाए तो उसमें दिक्कत होती है। तो अतिवृष्टि से निपटने के लिए यहाँ नई तकनीकी इजाद की गई है, जिसको कहते हैं रेस्ड बेड प्लांटिंग। मतलब थोड़ा सा बेड उठा करके और उस पर बुआई करने से फिर उससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो जो बेड के बीच में नालियाँ बनती हैं, उसमें इरिगेशन देने से पानी की मात्रा कम लगती है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो उन्हीं नालियों से वो ज़्यादा पानी निकल जाता है और फसल को नुकसान नहीं करता है। बेड ऊपर होने से उसका जो फसल का जो रूट सिस्टम है वो बड़े अच्छे से डेवलप होता है, तो वो जो तेज़ हवाएं या कुछ आंधी इस तरह की घटना होती है तो उसको वो सस्टेन कर जाती है। तो रेस्ड बेड प्लांटिंग एक बहुत बेहतरीन क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। उसके लिए हम लोगों ने वहाँ रेस्ड बेड प्लांटर बनाया है। रेस्ड बेड प्लांटर क्या करता है, वो पहले बेड बनाता है और साथ में बुआई करता जाता है। रेस्ड बेड प्लांटर में भी कुछ और मॉडिफिकेशन करके ऐसा बनाया है जो कम समय में, कम फ्यूल में पूरी प्लांटिंग कर देता है। किन किन फसल के लिए उपयोगी है ये सोयाबीन और वीट, मतलब गेहूँ और सोयाबीन दोनों के लिए ये उपयोगी है। देखिए, जल तो ज़मीन के नीचे सब जगह पे है, लेकिन वो सब जगह का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे सब जगह का मतलब जैसे अपना गंगा बेसिन है, ये उसमें तो सब जगह रहता है, लेकिन यहाँ जो हार्ड रॉक है उसमें फ्रैक्चर में रहता है। तो वो फ्रैक्चर में पानी ढूंढना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो उसके लिए एक विशेष विषय है जिसको जियोफिजिक्स कहा जाता है। वो जियोफिजिक्स ही उसको ढूंढ सकता है कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर नहीं है। नहीं, वही तो ये ज़मीन के नीचे की संरचनाओं का यही तो मिस्ट्री है। अगर सामान्य रहता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। सारे लोग जो परेशान हैं वो ज़मीन के नीचे की जो संरचनाएं हैं वो बदलती रहती हैं। जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है उससे फ्रैक्चर फॉर्म होता है, जो क्ले लेयर होती हैं वो कभी सिकुड़ जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं हैं कि जहाँ पर पानी का कंट्रोल उन्हीं की संरचनाओं के ऊपर ही होता है। जो एक्वीफर होते हैं वो बनते बिगड़ते रहते। पानी ख़त्म नहीं हो रहा है, पानी ख़त्म कर रहे हैं हम। पानी तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में है उतना ही रहता है, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसमें ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन फैला रहे हैं। उन सब चीज़ों से भी पानी का जो कमी महसूस होती है। केवल अवेलेबिलिटी नहीं होती। अगर पानी अवेलेबल है उसको हम गंदा कर दें तो भी तो उसको यूज नहीं कर सकते ना। इन सब चीज़ों से ओवर एक्सप्लॉयटेशन, रेनफॉल उतना ही है, रिचार्ज कम हो रहा है क्योंकि पानी बरसता है और बह के निकल जाता है। रेनफॉल का पैटर्न जो चेंज हुआ है ना, तो उससे और पानी जो यूज हम ज़्यादा कर रहे हैं उससे पानी की कमी होती है। नहीं, पीने लायक और कृषि लायक वो उसके अलग अलग पहलू होते हैं। पीने लायक तो पानी होता है, लेकिन उसमें हम कंटामिनेंट जब
होता है, जैसे अर्बन एरिया में नाइट्रेट का पॉल्यूशन है, और सिंचाई वाले एरिया मतलब जो आज का पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, उन सब चीज़ों से उसकी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि पानी की कमी का एक भी कारण है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए मोटा अनाज एक बेहतर विकल्प है। इस दिशा में एडेंट नाम की संस्था की तरफ से उड़ीसा में आदिवासी समाज की महिलाओं को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब तक 3200 से ज्यादा महिलाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, जिसका उन्हें भरपूर फायदा मिल रहा है। मोटे अनाज की खेती के लिए ना तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ना तो ज्यादा उर्वरक की जरूरत पड़ती है। एडेंट पिछले 25 साल में सोसाइटी में काम कर रहे हैं। हम लोग डिफरेंट सेगमेंट में काम कर रहे हैं, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी। तो जब मैं आज का डेट में, आज का जो थीम है हमारा, जो एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज को लेके, तो उस पर जब मैं देखता हूँ तो हम लोग कम्युनिटी लेड पार्टिसिपेशन जो होता है ना, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारे जो कम्युनिटी का महिलाएं हैं, जो हमारा SHG के साथ जुड़े हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हम सस्टेनेबिलिटी के लिए पिछले करीब 3200 महिलाओं को हम लोगों ने मिलेट कल्टीवेशन में जुड़ा था। सिर्फ ओके वो कल्टीवेशन नहीं रहा, कल्टीवेशन से भी होके वो लोग बढ़ के मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट भी होके करना शुरू कर दे रहे हैं, और उसको वो लोग मार्केट में बेच रहे हैं, ताकि सिर्फ प्रोडक्शन नहीं रहे, मार्केटिंग तो का हम उनको लेके जा रहे हैं, ताकि उनका कुछ पैसा रोजगार हो सके, सस्टेनेबिलिटी मोड के तहत हो सके। इसमें क्या हो रहा है कि जो मिलेट जो होता है ना, उसमें कम पानी का खपत लगता है। धान के अपेक्षा मिलेट में कम पानी खर्चा होता है। अगर हम कम पानी, कम फर्टिलाइजर, कम पानी, मतलब वो आसान से हो जाता है। लेकिन ये है कि जितना धान प्रोडक्शन होता है उतना मिलेट नहीं हो पाता है, बट स्टिल देन मिलेट का जो प्राइस है, MSP अगर देखें, वो धान से ज़्यादा है। अगर वो मतलब 1 एकड़ में चाहे मतलब कुछ भी मतलब ये कर सके, 1 एकड़ में हो या 2 एकड़ में, अगर वो 1 टन या 2 टन भी अगर ऐसे कल्टीवेट कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका पूरा साल भर का जो गुजारा है वो निकल के आ जाता है। तो इस पे क्या होता है कि महिलाएं जो है, जो कि इसमें जो फीमेल फार्मर्स है हमारे, वो एक तो परिवार को सपोर्ट कर रही है, वो खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए, नॉट ओनली ओके हेल्थ, लेकिन उनको एजुकेशन के लिए, बाकी सारा चीज़ों के लिए वो लोग खर्चा कर लेते हैं। ऐसे हमारे केसेस हमने देखा है कि जो कि मतलब खुद ये प्रोडक्शन में आके अपना घर बनाया है। जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे या झोपड़ी में रह रहे थे, वो लोगों के अपना घर बनाया है, अपना पति को एक अच्छा मकान दिया, छत का घर दिया है। तो उस पर क्या हो रहा है कि एक उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जब आत्मनिर्भर हो रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट का जो हमारा प्रोग्राम से उसके साथ क्या हम लोग को जोड़ रहे हैं। जैसे उड़ीसा में हम साउदर्न में काम कर रहे हैं, वेस्टर्न में काम कर रहे हैं। तो वेस्टर्न में हम क्या कर रहे हैं कि उसमें एक ऑर्मास गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, जिसके तहत क्या हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ताकि आगे हम वहाँ से छोड़ के भी जाएंगे। अभी तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं, अगर हम छोड़ के भी जाएंगे तो क्या होता है कि वो सरकार के साथ अटैच हो गए। जहाँ जहाँ पे सरकार का प्रोग्राम हो या फिर जैसे कि स्टॉल वगैरह लगता है, तो वो अपना प्रोडक्ट को वहाँ तक सेल कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने FPO के माध्यम से क्या करें, सारे ग्रुप्स को ना आगे कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि हम लोगों ने बनाए, तो ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो आसपास में ही होकर सेल हो जा रहा है, ताकि उन लोगों को बाहर का मार्केट के ऊपर इतना डिपेंड करना नहीं पड़ रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने मशरूम कल्टीवेशन का शुरू किया है, महिलाओं ने मिलकर मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम एक ऐसे बिजनेस है जो कि कम समय में आपको प्रोडक्शन दे रहा है। जैसे कम समय में, कम जगह, कम पूंजी, ये सारा चीज़ है। तो जिस पे क्या हो रहा है कि इवन तो क्या हम जैसे मिलेट बेस्ड प्रोडक्शन किए हैं, तो सिमिलरली हम लोग के मशरूम बेस्ड प्रोडक्शन किए हैं। आपको भी पता होगा जैसे कि हॉर्लिक्स, वो सारा चीज़ में आपको मशरूम का जो पार्टिकल्स है वो सारा यूज़ हो रहा है। तो सिमिलरली कि अभी क्या हो रहा है कि ये सारा चीज़ों के प्रोडक्शन करने के बाद वो अपना हेल्थ का भी होकर वो ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कई दशकों में तापमान में वृद्धि हुई है।
औद्योगिकीकरण के प्रारंभ से अब तक पृथ्वी के तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। वायुमंडल के तापमान बढ़ने पर उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे गेहूं, सरसों, जौ और आलू आदि इन फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि तापमान का बढ़ना इनके लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार अधिक तापमान बढ़ने से मक्का, ज्वार और धान आदि फसलों का क्षरण हो सकता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण इन फसलों में दाना नहीं बनता अथवा कम बनता है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा इशू है जिस पे सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं। पूरे विश्व में इस इशू को लेकर एक हाहाकार सा मचा है। आम आदमी भी सोचता है कि आखिर जलवायु परिवर्तन है क्या। जलवायु परिवर्तन को लेकर बातें बहुत होती हैं, चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो बंद कमरों में बैठकर होती हैं। लेकिन उसके लिए जो हमें किया जाना है उस पर काम कम होता है। तो ऐसे में कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कुछ NGOs हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं में एक सोलिडेरिडाड एक ऐसा NGO है जिसके द्वारा एक जलवायु परिवर्तन को लेकर आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। और इस गोष्ठी में जो है न सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट शामिल हुए, इसमें किसान भी शामिल हुए और उन्होंने अपनी बातों को रखा और किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर हमें काम करना है, किस तरीके से हमें ज़मीन पे उतरना है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कैलाश विश्वास सारंग ने भी कहा कि जलवायु परिवर्तन विषय को लेकर हमें ज़मीन पे उतरना होगा, एक इसे विचारधारा बनाना होगा, क्योंकि जब हम खुद बदलेंगे तब जग बदलेगा। तो इस अवधारणा के साथ ही इस जो गोष्ठी का समापन हुआ है और निश्चित तौर पर इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन साजिब के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज वर्ल्ड भोपाल। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।